मुद्दत में महंगाई की बुलंद तवक्कुआत पर मुंतज हो सकता है। तो MPC ने जोर दिया कि महंगाई की तवक्कुआत पर काबू पाने और मुस्तकबिल में पायदार शरह नमू के लिए कीमतों के इस्तेहकाम के मकसद को हासिल करना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कमेटी ने ख़ास तौर पर 3 इकनॉमिक डेवलपमेंट्स जो है वो नोट किए हैं। एक तो ये कि दिसंबर और नवंबर पिछले जो 2 महीने थे उसमें महंगाई में कुछ एतदाल आया है, लेकिन उसके बावजूद जो कोर इन्फ्लेशन है पिछले 10 माह में वो अभी भी उसमें मुसलसल इजाफे का रुझान है। और हालिया जो हमने सर्वे किया है उसमें सार्फिन और कारोबारी तबके की महंगाई की तवक्कुआत में भी इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि बैरूनी शोबे के लिए हमारे जो नियर टर्म जो शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस हैं वो भी अभी बरकरार है और जो नए इनफ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो है वो मुसलसल इस वक्त प्रेशर है। और तीसरी बात जो कमेटी ने नोट की वो डेवलपमेंट्स हैं लेवल पे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की रिसेंट फोरकास्ट है वो तरफ से भी वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इंटरनेशनल जो हमारे मल्टीलैटरल्स हैं उनकी तरफ से, और उसमें अभी गैर यकीनी की सूरत और उसके असरात जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो उसका इम्पैक्ट आता है, और इसके अलावा हमारे जो रेमिटेंसेस हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। खासकर जो हमारे रेमिटेंसेस वाले कॉरिडोर हैं जहां से हमें रेमिटेंसेस आती हैं उनमें अगर ज़्यादा महंगाई होती है तो हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे बढ़ती है और उसके नतीजे में हमारी रेमिटेंसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो इन तीन मेजर जो बड़ी जो वजूहात थी इसको कमेटी ने खास तौर पर नोट किया। उसके बाद तफसील के साथ कमेटी ने जो बैरूनी शोबा की हमारी कारकर्दगी है और जो रियल सेक्टर जो हकीकी हमारी शोबा है रियल सेक्टर का उसकी डेवलपमेंट्स को भी नोट किया, और इसके अलावा जो हमारी जो एक्सटर्नल साइड की चीज़ें हैं और फिजिकल साइड की चीज़ें हैं उनको भी काफ़ी गौर से उसका एनालिसिस किया और उसके बाद ये फैसला किया। जो हमारी रियल साइड की ग्रोथ है उसमें हमने जो पहले GDP ग्रोथ का जो फोरकास्ट दी हुई है स्टेट बैंक ने लास्ट मंथ की पॉलिसी कमेटी में वो 2% थी, और उसमें अभी जो हमने जो उस कमेटी नवंबर की मीटिंग के बाद अब तक का जो रिव्यू किया है तो उसमें हमारी जो इस वक्त एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें थोड़ा रिस्क है और थोड़ा इसमें डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, जैसे कि अब रिसेंट जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसकी वजह से, और ख़ासकर जो हमारे एक्सटर्नल साइड के इश्यूज हैं हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर जो इस वक्त जो असर आ रहे हैं तो उसका हमारी ग्रोथ के ऊपर कुछ भी फर्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कुछ इस वक्त कंट्रैक्शन हुई है, तो वो भी आपने देखा कि पिछले महीने नवंबर के महीने में 5.5% की कंट्रैक्शन थी, और ओवरऑल जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो काफ़ी उसमें इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। फिर एक्सटर्नल साइड में जो हमारा शुरू में जो ख्याल था कि 10 बिलियन का इस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो उसमें अभी तक हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है पहले 6 माह के दौरान तो वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हमने जो इंपोर्ट साइड के ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन की है और इसके साथ साथ जो है वो गो के एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में स्लो डाउन है, लेकिन इस स्लो डाउन के बावजूद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पहले 6 माह के दौरान जुलाई से दिसंबर 2022 तक वो 3.7 बिलियन है। 3.7 बिलियन डॉलर का मतलब ये हुआ कि हम जो है अभी तक अपने टारगेट से बिल्कुल उसके मुताबिक चल रहे हैं, और बल्कि हमारा अब ये ख्याल है कि जो 10 बिलियन का हमारा टारगेट था कि हम ये अचीव करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट का, उसमें मजीद जो है वो बेहतरी आएगी, और ये साल जो है वो ज़्यादा इम्कान ये है कि हम 9 बिलियन से नीचे
का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जिसके नतीजे में हमारी फाइनेंसिंग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो कुछ कम होंगी, लेकिन साथ साथ जो है वो हमारे लोन्स की रीपेमेंट्स जो हैं जो हमारे गैर मुल्की कर्जे हैं उनकी जो लोन रीपेमेंट्स हमने काफ़ी सारी पहले ही कर ली हैं और कुछ अभी बाकी रहती हैं। तो इसकी जो हमने जो रीपेमेंट्स की हैं उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट तो एक तो हमारा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रीपेमेंट की वजह से रिजर्व्स के ऊपर जो है वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया और हमारे रिजर्व्स जो है वो कुछ उसमें कमी आई है रिसेंट मंथ्स के अंदर। फिर इसके अलावा हमने जो ज़री और महंगाई का मंजर है उसको कमेटी ने बहुत गौर से रिव्यू किया है और एक्सटर्नल सेक्टर की डेवलपमेंट्स को और जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसके तनाज़ुर में उसको देखा है। और कमेटी का ये ख्याल था कि इस वक्त हमें जो महंगाई के लिए जो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस है उनको एंकर करने के लिए 1% का इजाफा जो है वो नागज़ीर है और इसलिए कमेटी ने ये 16% से बढ़ाकर इसको 17% कर दिया है। तो ये एक हाई लेवल का ओवरव्यू है जो आज की हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि हम कोई क्वेश्चंस ले लें, अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हैं तो काइंडली एक क्वेश्चन एक एक करके पूछिएगा ताकि सबको मौका मिल सके। आप दिनों का सवाल की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि पहले एक वक्त में एक साथ से गुजारिश की होगी कि एक ही सवाल कीजिए, हमारे पास अगर वक्त हुआ तो हम यकीनन आपको दोबारा मौका देंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि 4 से 5 सवाल आप एक साथ लेते हैं, उनको गवर्नर साहब के लिए उनको आंसर करने का मौका दें। तो काइंडली आप अपना नाम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपना सवाल कीजिएगा। राजेश का नाम सर। जी 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 गवर्नर साहब, राजा कामरान रिप्रेजेंटिंग द न्यू टीवी के गवर्नर साहब, कुछ दिन ये है कि जो साबिका गवर्नर थे उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में जो रुपए की शरह मुबादला है उसको मार्केट बेस कर दिया है, मगर अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में तफसीलाती दर कम हो रही है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटरबैंक रेट है वो जो है आर्टिफिशियली मैनेज हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त 3 किस्म के रेट चल रहे हैं। एक इंटरबैंक है, एक ओपन मार्केट है और दूसरा ब्लैक मार्केट का रेट है। तो गवर्नर साहब ये बताइएगा कि क्या जो इसके जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इस वक्त भविष्य में उनको एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से माहिरीन यही कह रहे हैं कि हमें जो है अपनी जो रुपए की एक्चुअल जो कुव्वत खरीद है उस पर जाना चाहिए ताकि जो हमारे इस वक्त तफसीलाती दर भी कम हो रही है वो भी बेहतर हो और हमारी जो बाकी जो डिस्टॉर्शन आ रही है भविष्य में वो भी बेहतर हो। काशी बोली साहब पब्लिक न्यूज से, फिर काशी साहब एक्टर्स अच्छा, आपके जब लास्ट टाइम फेडरेशन में मुलाकात हुई तो आपने बताया था कि आज आप 30 तारीख को उन बैंकों के नाम लेके जो जिन्होंने आपने वो इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और उन बैंकों के नाम लेके जो डॉलर ट्रांजेक्शन के शामिल थे, एक तो उनके अगर आप नाम लेते और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ये बता दीजिए। साथ में आपने बताया कि नए इनफ्लोज जो है वो डिले है, तो कितना डिले है नए इनफ्लोज में और आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए इनफ्लोज आ जाएंगे? जी जी काशी साहब एक्टर्स कितना रह गया है और मुझे कितना गैप हम डोनर कंट्रीज से फ्रेंडली कंट्रीज को करेंगे, कितना आलमी इदारों से कर रहे हैं, इससे इनक्रोच में काफी भी वजह क्या है, गैप अभी कितना रह गया, किस तरीके से की कराए तो वो अरेंज हो। थैंक यू कामरान जो साहब अब तक से करेंगे। जी गवर्नर साहब, कामरान चौहान अब तक जी जी सर आप थे वही फेडरेशन में जो मुलाकात हुई थी और ये बहुत बड़ा मसला हो गया था जो पोर्ट पर मटीरियल्स फंसे हुए और आपने वहां पर उनसे कहा कि आप हमें लिस्ट दें कौन कौन से ऐसे जो शिपमेंट्स हैं जिन्होंने पेमेंट अरेंज कर ली है, तो क्या वो आप बैंकों से डाटा नहीं ले सकते थे? एक दूसरा ये कि अब तक आपने कितना सॉर्ट आउट कर दिया इस मैटर को, कितने कंटेनर की एजेंसी खुल रही है, उनका मसला हल हो रहा है, तो ये जरा फिगर्स हमें दे दें।
हमजा गिलानी साहब न्यूज 24। तो गवर्नर साहब ये काइंडली बता दें कि हमारे मुल्क में गोल्ड के रिजर्व कितने हैं, फॉरेन रिजर्व के अलावा गोल्ड के रिजर्व हमारे कितने हैं। सेटलमेंट जो बता दें कि आपने फेडरेशन कमर ऑफ कॉमर्स में कहा था कि हम अपने रिजर्व को देखते हुए एटलीस्ट के मसाइल को हल करेंगे। तो हमारे पास रिजर्व जो है वो तो बहुत कम है, तो एटलीस्ट के जो मसाइल हैं वो तो हल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारे रिजर्व है उनको कितना करोड़ तो सऊदी अरब में जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काइंडली हमारे को थोड़ा बताएं। जी मैं जी तो मैं इनके इन क्वेश्चंस के एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले जो मार्केट रेट की बात थी, तो देखें अभी भी हम इस वक्त जो है वो जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट बेस्ड है। जो हमने शुरू किया हुआ है उसी मार्केट बेस के प्रिंसिपल को लेके हम चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है वो रेट जो है वो उसमें फ्लक्चुएशन होती है बेस्ड ऑन मार्केट पैरामीटर्स। सिर्फ जो फर्क आया है वो हमने चूंकि इस वक्त जो पूरा जो हमारा जो इंपोर्ट का प्रेशर है वो मार्केट के ऊपर नहीं है, क्योंकि कुछ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हुए हैं जिसके नतीजे में कुछ इंपोर्ट्स जो है वो इस वक्त नहीं होती। और उन इंपोर्ट्स के ना होने की वजह से एक तो जो है वो जो प्रेशर नॉर्मल वे में आता है वो नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट भी काफ़ी हद तक जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि चूंकि हमारा इस वक्त बजट जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी हाई है। और इस हाई करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जो हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो हाई है। और इसके अलावा हमने लोन रिपेमेंट्स भी करनी है। तो चूंकि मार्केट के अंदर एक जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज का गैप है, तो मार्केट जो है वो स्पेकुलेटर्स जो है वो उसको इनकैश करने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से वो जो कर्व के अंदर जो ग्रे मार्केट है उसमें रेट हाई है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे फ्लोज बेहतर होंगे और हम फंड के साथ जो है वो अपनी जो रिव्यू हमारा एक्सपेक्टेड है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद इनफ्लोज आएंगे, तो मार्केट सेंटीमेंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और उस मार्केट सेंटीमेंट के नतीजे में ये जो डिफरेंट रेट्स हैं ये सब जो है ये गैप जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी फिनोमिना है और ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं ब्लैक मार्केट ही देखिए हमारे पास जो है एक तो एक्सचेंज मार्केट, एक हमारा नॉर्मल एक्सचेंज मार्केट है जो कि इंटर बैंक मार्केट है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक्सचेंज कंपनीज है। और एक्सचेंज कंपनीज के अलावा अगर उसमें कोई मार्केट है तो वो इलीगल मार्केट है, आई विल से। वो हम उसको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करते कि हमने किसी को, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत कोई भी पर्सन या एंटिटी जो है वो एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता विदाउट गेटिंग ए लाइसेंस फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो हमने सिर्फ एक्सचेंज कंपनीज को लाइसेंस दिया हुआ है, और उसके अलावा अगर कोई इलीगल ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं इस मार्केट पे तो वो जो है वो लोकल लॉज जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि इन इलीगल ऑपरेटर्स के ऊपर जो है वो एक्शन किया जाए और इनको इस इलीगल एक्टिविटी से रोका जाए। तो मार्केट सिर्फ दो ही है, एक इंटरबैंक मार्केट है और एक्सचेंज कंपनीज मार्केट है, और वो दोनों मार्केट जो है उनमें जो रेट कोट होता है वही हमारा जो है रिकॉग्नाइज्ड रेट। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ, वो गैप हमारा फंडिंग गैप। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा पहले क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये फंडिंग गैप जो है वो इस वक्त कितना है और उसको हम कैसे जो है वो एड्रेस करने जा रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो हमने एक पॉडकास्ट किया था 8 दिसंबर को, उसके अंदर हमने जो फंडिंग गैप जो बताया था, हमने टोटल हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल साइड की वो 33 बिलियन मैंने कहा था कि जब हमने स्टार्ट किया था ये ईयर फिस्कल ईयर 2023 तो टोटल रिक्वायरमेंट्स 33 बिलियन की थी, जिसमें 10 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था और 23 बिलियन का जो है वो हमारे प्रिंसिपल लोन रीपेबल थे, जो कि हमने गैर मुल्की कर्जे वापस करने। तो इस 23 बिलियन के अंदर जो है वो मल्टीलैटरल भी थे, बाईलैटरल भी थे, कमर्शियल लोन भी थे, उसमें हमारा 1 बिलियन का जो स्कूप की हमने रीपेमेंट करनी थी वो सब शामिल थे। तो अभी तक मैं बता देता हूं कि कितने पे कर लिए हैं और क्या बाकी रहता है, ताकि इसमें काफी क्लैरिटी आ जाए। इसमें मुख्तलिफ औकात के अंदर और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत सारे नंबर्स जो है वो कोट होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस इंप्रेशन को अब आज डिस्पेल कर दिया जाए और एक्चुअल पोजीशन जो है वो आपके सामने रख दी जाए ताकि आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। गवर्नर स्टेट बैंक का नई मॉनिटर तो अगर
Hi, Arifa from Reuters. The question is, आपने अभी दिसंबर के एंड में imports की जो restrictions हैं उसको आप revoked है, but on the other hand आप लोगों ने export financing scheme और उस पे जो subsidies हैं उसको भी reduce किया है. And now you're saying that you're going to contain the current account deficit to below 10 billion. How will that happen? That is one question. जी सफदर आप आज टीवी से कर लें. अस्सलाम वालेकुम, सफदर अब्बास आज न्यूज़ से. तो मुझे मालूम करना है कि IMF से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो अब तक किस पोजीशन पे, किस मिनट्स पर पहुंच चुके हैं. क्या आप उन मुज़ाकरात में खुद भी शरीक हैं या नहीं है? सेकंड ये कि फाइनेंस बिल में तरमीम की बात हो रही है, मिनी बजट आने की बात हो रही है, तो जो मौजूदा इन्फ्लेशन के रेट हम देख रहे हैं, पॉलिसी रेट में बार बार इजाफा देख रहे हैं, तो क्या इस सूरत हाल में किसी मिनी बजट की तवक्को की जा सकती है? जी अंजुम वहाब साहब एयरवाइस. साहब आपने जैसे भी जिक्र किया कि ये डॉलर के कारोबार में जो बैंक मुलविस थे आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. 100 अरब रुपए वो कमा चुके हैं, तो ये 100 अरब रुपए स्टेट बैंक की नाकामी नहीं नज़र आती कि वो बड़े मदे से 100 अरब रुपए बना के और स्टेट बैंक को उसको कानो कान खबर ना हुई. दूसरा आपने ये जो बैरून मुल्क से अदायगियों का कहा है, तो स्टेट बैंक ने पहले इसमें पाबंदी लगाई थी कि जी हम बैरून मुल्क से LC खोलने की पाबंदी ख़त्म नहीं करेंगे, कि इसलिए कि उसमें हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान से पैसा बेच के दोबारा वो वाइट कर सकते हैं. तो उसके लिए आप क्या मॉनिटरिंग करेंगे? बिलाल साहब आप कर लें. बिलाल हसन, मेट्रो टीवी चैनल. सर बात ये है कि सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन इस बात ये है कि 100% बेसिस पॉइंट जो आपने बढ़ाया है, 1% जो बढ़ा, क्या समझते हैं कि आप इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मजीद ज़ेर बार नहीं आएगी, मजीद महंगाई नहीं बढ़ेगी, और क्या ये हमारे ताजरों के लिए, सनतकारों के लिए काबिल कबूल होगा? क्या आपके इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की वजह से ताजरों और सनतकारों में एक बहुत ज़्यादा शोर खागा और एक नेगेटिविटी आएगी और महंगाई में इजाफा होगा? इस हवाले से बता दीजिए. इसके साथ साथ थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारे ताजरों ने जब तक एहतजाज नहीं किया, स्टेट बैंक के बाहर एहतजाज नहीं किया, मुख्तलिफ चैम्बर्स में आप गए, वहाँ आपको एक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, उसके बाद बहुत लेट नहीं किया स्टेट बैंक ने जो आज एक प्रेस रिलीज जारी की और तमाम जो इकदाम किए? अशरफ साहब काफी इनको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट. सो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन था, तो ये देखिए हमने पहले से ये एक पॉलिसी ऑलरेडी जो एक डिसीजन लिया हुआ है, और ये पॉलिसी ऑलरेडी जो है वो स्टेट बैंक ने इसको नोटिफाई भी किया हुआ है कि जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का रेट है उसको वो हम मार्केट से अलाइन किया हुआ है. तो जैसे जैसे पॉलिसी रेट मूव होता है तो ये रेट भी मूव होता है. तो ये बिल्कुल पहले से नोटिफाई हुआ हुआ है, मेरे आने से पहले का नोटिफाई हुआ हुआ है, और उसी पॉलिसी को लेके हम चल रहे हैं. और उसमें पार्टली मैं ये भी बता देता हूँ कि दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आल्सो. सो इसको हम पॉलिसी को बिल्कुल जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है उसी को लेके आगे चल रहे हैं. लेकिन उसके साथ एक हमने और स्कीम भी रखी हुई है, और वो हमारी बिल फॉरेन एक्सचेंज के जो बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी है, तो वो फैसिलिटी स्टिल इंटैक्ट है, और उसमें हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं. बस उसमें फ़र्क ये है कि उस केस के अंदर उनको अपने बिल जो है वो डिस्काउंट करवाने हैं. इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो बाहर होल्ड नहीं कर सकते. उनको अभी वो ला के किसी भी बैंक के पास जाएं, अपना बिल डिस्काउंट करवा लें और उसमें रुपये ले लें. तो वो फैसिलिटी स्टिल जो है वो अवेलेबल है, और वो बहुत कंसेशनल रेट के ऊपर है. तो उसको बैंक बिल्कुल अभी भी ऑफर कर रहे हैं, और एक्सपोर्टर चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं. और उसके नतीजे में हमारी जो एक्सटर्नल इनफ्लोज है, जो इस वक्त कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी पार्टली एड्रेस हो गए. दूसरा जो क्वेश्चन था IMF रिव्यू का, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड ले रही. वो ऑलरेडी उनके साथ इन कॉन्टैक्ट हैं हमारे साथ जो है वो, और उन्होंने अप्रोच भी किया हुआ है उनको, और वी आर एक्सपेक्टिंग के सून जो है वो इंशाल्लाह इसमें प्रोग्रेस होगी. हमारे साथ जहाँ तक इंटरेक्शन का ताल्लुक है, तो ऑलरेडी हम जो है उनके साथ टेक्निकल लेवल के ऊपर डिस्कशंस हमारी होती रहती हैं. रेगुलर इंटरेक्शन है हमारे साथ. हमारी लास्ट वीक में भी उनके साथ इंटरेक्शन था, उससे पहले भी होता रहता है. उनके जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं. तो लेकिन इसमें लीड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले रही है. तीसरा जो क्वेश्चन था मिनी बजट का, और उसका डिटेल्स जो है वो ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें बेहतर पोजीशन में है इस सवाल का जवाब देने में. जो भी अंडरस्टैंडिंग फंड के साथ फाइनली होगी, उसके मुताबिक फिर जो भी एक्शंस होंगे वो फिजिकल साइड के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेगी, और
उसी के बाद फिर उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, क्योंकि अभी तो वो चीज़ें जो है वो स्टिल जो है वो अंडर डिस्कशन है। जो 100 मिलियन रुपीस की बात है वो मैंने ऑलरेडी अमाउंट बता दिया है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए ये एक मैं चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये 100 बिलियन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा, देखिए एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है ग्रॉस इनकम। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है, और इसको अर्न करने के लिए भी बैंक्स की कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो वो हमने एडजस्ट उसको नहीं किया हुआ, इसलिए कि उसकी बैंक के पास ऐसा उस तरह सेग्रीगेशन नहीं थी। फॉर इंस्टेंस अगर किसी बैंक ने उसको कोई स्वैप किया है या और उसमें कोई वो हेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है या कोई और इस तरह की फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन की है, तो उसके लिए अंडरलाइंग जो फंड्स हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए उनको कुछ कास्ट भी पे करनी पड़ती है। तो इनकम तो एक लेग है उसका कि उन्होंने ये इनकम अर्न कर ली, बस दूसरी लेग उस ट्रांजैक्शन की ये होती है कि उसमें उनकी कास्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है, इसमें कास्ट नहीं है, तो कास्ट एडजस्टमेंट होगी तो नेट, तो उसके बाद नेट, और इसके अलावा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी आपको पता है होती है, और इसके अलावा कुछ वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी इंक्रीज हुआ है काफ़ी पिछले साल के मुकाबले में। ये जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो कोई 6% जो है वो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस उसमें इंक्रीज आया है। इसके अलावा जो है वो कुछ एक्सचेंज रेट की वजह से भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहले एक्सचेंज रेट जो है वो डिफरेंट था, अब एक्सचेंज रेट डिफरेंट है, और यहाँ पे हम रुपी टर्म की जो है वो इनकम की बात कर रहे हैं। तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, एवरेज एक्सचेंज रेट, तो उसके नतीजे में वो इनकम भी बढ़ेगी। मसलन अगर उन्होंने $1 कमाया है और वो पिछले साल $1 अगर 170 का था तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा, अगर वो अब 200 से ऊपर होगा तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। तो इसलिए थोड़ा बल्कि काफ़ी सारा इम्पैक्ट उस वजह से भी है। तो ये सब एडजस्टमेंट्स जो है ये नहीं की गई। तो 100 बिलियन जो है ग्रॉस इनकम है, तो लेकिन जो भी डिसीजन होगा उसमें ये सब फैक्टर्स भी वो अकाउंट फॉर कर लिए जाएंगे। जी गवर्नर साहब जी अब प्लीज नहीं, कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। ये बिल्कुल आप रेस्ट अश्योर्ड के इसमें हम पूरी तरह कमिटेड हैं और ये एक्शन होगा। आप अगर थोड़ा बहुत इसमें डिले तो आप ये नहीं समझें कि कोई दबाव है या कोई एक्शन है। बिलीव मी, किसी किस्म का कोई इसमें दबाव नहीं है और ये बिल्कुल एक्शन होना है। सिर्फ ये कि हम डबल एक्शन नहीं चाहते जी अभी, बस ये बहुत जल्द हो जाएगा। मैं आपको बस ये समझें कि ये दिनों की बात है, ये इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, प्लीज अगर इजाजत दे तो मैं बाकी की ये क्वेश्चन जरा कंप्लीट कर लूं। बाकी एक ये था कि ये एलसी का जो हमने अलाउ किया तो उसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज कैसे वो मोबिलाइज करेंगे, तो देखिए हमने ये उसमें ये क्लियर किया है कि एक 180 डेज का जो है सप्लायर की साइड से वो होगा, अगर सप्लायर से अरेंज कर पाएंगे तो। अगर वो नहीं होता तो उसमें अपने जो उनके रिसोर्सेज होंगे वो भी हमने उसमें बैंक कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट रखी है। ये नहीं हमने कहा कि वो डायरेक्टली इधर कोई उसको इनफॉर्मली पे कर दे या उसका, तो उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी और वहाँ का फॉरेन बैंक जो है यहाँ के लोकल बैंक को इंटीमेट करेगा। और ये इसीलिए क्या कि उसमें ताकि कोई इस तरह का एलिमेंट ना आए। और दूसरा ये कि आपको पता है कि हर कंट्री के अंदर जो है अब AML रिलेटेड लॉज जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुए हैं, तो वहाँ पर जो भी जिस कंट्री से भी सेटलमेंट होगी उसका बैंक भी वहां से उन चीज़ों को देखेगा और उसके बाद उसकी क्लियरेंस देगा और लोकल बैंक को यहाँ पे इंटीमेशन देगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में होगा और इंशाल्लाह वो वाला इशू जो है इसमें नहीं आना चाहिए। लास्टली जो है वो जो था कि 1% इंक्रीज करेगा कास्ट, तो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी वो आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि डिमांड उसकी जो इसकी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस तरह की है कि अगर हम इसको अभी इस स्टेज के ऊपर एक्शन नहीं लेते तो आगे चल के ये अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता है और उसमें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज़्यादा वो इस तरह एंकर कर जाती हैं कि कंटिन्यूस एक्सपेक्टेशन रहती है, तो फिर उसमें इसकी कास्ट जो इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म कास्ट है उसके मुकाबले में लॉन्ग टर्म कास्ट जो है वो ज़्यादा होगी और ग्रोथ के ऊपर जो इम्पैक्ट उस लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का आएगा वो इस शॉर्ट टर्म से शायद उसका जो है वो हमारे लिए ज़्यादा उसके नेगेटिव असरात मुरतब होंगे। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर हम ये एक्शन अगर ले लेते हैं और उसके नतीजे में हम ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को जो है वो उसके अंदर जो है वो एड्रेस कर लेते हैं तो होपफुली ये आगे चल के हमारे प्रॉब्लम्स को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं जी। तो इसके बाद आप नेक्स्ट प्लीज सर। जी हजीम साहब कैपिटल टिप से करेंगे। जी जी
जी गवर्नर साहब, अशरफ खान 24 न्यूज से। सर, पाकिस्तान के पास कमाई के 3 जरिए हैं, एफडीआई है, एक्सपोर्ट है और आपकी रेमिटेंसेस है। एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस जो गिर रही हैं, जैसे बुनियादी कसाद बाजारी बोली, लेकिन जो डिफरेंस है मार्केट का, ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का, कोई भी अगर फर्क कराएगा, कोई कैश नहीं कराया। जैसे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने ट्वीट भी किया था कि $2.5 अरब जो एक्सपोर्ट के IT एक्सपोर्ट वो पाकिस्तान नहीं आए। इसी तरीके से रेमिटेंसेस भी देखें तो आपकी 20% यानी 19% गिर चुकी है। तो उसका भी इम्पैक्ट ये है कि कोई वहाँ से डॉलर जो है बैंकिंग चैनल से नहीं भेजा, उसको नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए कोई प्लान हो रहा है कि रेमिटेंसेस जो भेजते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, तो उनके लिए कोई सपोर्ट के लिए कोई उनको रेट, कोई एक्सचेंज रेट में कोई फर्क देने के लिए ओपन एक्सचेंज के लिए कुछ देंगे? जी सर, मैं वही जो रिपोर्ट है उसके मुतालिक बात करना चाहूँगा कि देखें सर, FPCCI और दीगर जो ट्रेड बॉडीज थी वो काफ़ी अरसे से कह रही थी कि बैंक जो है वो बैंक डॉलर के अगेंस्ट नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये बोला था कि बैंक के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई और कोई भी उस पर मुलविस नहीं पाया गया, बल्कि मैं उनके किरदार का बहुत मशकूर हूँ। तो सवाल एक ये है कि क्या आप लोग अपनी जो ये इंक्वायरी है ये FIA को भेजेंगे? क्या इसमें आप मिफ्ता इस्माइल साहब को भी शामिल करना चाहेंगे? क्या आपके अपने स्टेट बैंक्स के वो रेलिवेंट इदारे जिनको उस वक्त चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? क्या इसमें ये एंगल भी देखा जाएगा, क्योंकि अभी आपने बहुत पोलाइटली ये बोल दिया कि $100 अरब ग्रॉस इनकम है, हो सकता है वो एंड तक पहुंचे और सिर्फ $1 अरब रुपए ही रह जाए। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि जो बैंकों ने पूरी मईशत को, मुल्क को, ट्रेडर्स को इन्फ्लेशन की सूरत में पूरी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, तो क्या उस पर कोई सिर्फ ये एक्शन लिया जाएगा कि उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कॉस्ट काट के एंड में उनको एक छोटी सी रकम जो है वो उनको थमा दी जाए कि ये आप मुल्क के हवाले कर दीजिए? शुक्रिया। जी असगर अजीम, GTV न्यूज़। सर, आपने बताया कि आपके पास 2 ही कंडीशन है, एक इंटर बैंक और दूसरा ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट में अगर कोई शख्स अपने बच्चे की फीस भेजता है कहीं, तो रेट चलते हुए उस वक्त 310 रुपये और बैंक उसको ले रहा है 319 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना? नहीं, मैं पाउंड की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा सवाल ये है मेरा कि एक जो करेंसी डीलर्स हैं उन्होंने एक पेशकश की है, ये ऑफर समझ लें कि जो LC का इश्यूज़ है 50,000 तक के लिए वो कहते हैं कि जिम्मेदारी हमें दे दें, अगर हमें नुकसान होता है तो हम ये भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तीसरा, आपने जो ब्रेकअप दिया है अदायगियों का, उस पर तो 3 बिलियन अब अगले चंद माह में अदा करने हैं, तो फिर डिफॉल्ट का खतरा कहाँ तक है या नहीं है? जी जी सबसे पहले एक्सपोर्ट्स की बात है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर यकीनन कुछ इस वक्त जो है वो इसका मनफी असरात आए हैं, कुछ उसमें डिक्रीज आई, और वो उसकी रीज़न जो है वो एक तो देखें, एक तो जो है वो एक्सपेक्टेड था उसमें, क्योंकि जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं, जिन कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन हाई होगा और वहाँ के प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसका यकीनन जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर भी फ़र्क आएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर बिजनेसेस जो हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और साथ में इंडिविजुअल्स का इनकम लेवल जो है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और महंगाई भी ज़्यादा है। तो एक तो नेचुरल उसका है, दूसरा जो है वो हमारे डोमेस्टिक जो है वो इश्यूज़ हैं, उनका भी उसके ऊपर जो है वो असरात मुरतब यकीनन हो रहे हैं। तो ये दोनों साइडों से है। हमने जो इसके ऊपर जो अपने साइड की चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है कि हम उसके ऊपर कर रहे हैं। हमने अभी आपने देखा होगा कि जो इम्पोर्ट्स के लिए हमने एक्सपोर्टर्स की प्रायोरिटी जो है वो बहुत ऊपर रखी है, ताकि एक्सपोर्टर्स जो है वो अपना जो रॉ मटीरियल है और दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्ट की वो मीट करें, और उसके नतीजे में वो अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें, तो उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। मैं ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में हमने रिसेंटली जो है वो एक्सपोर्टर्स को जो पहले हमने दिया हुआ था कि 10% जो है वो उनका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं वो अपने स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट में रख सकते हैं। तो पहले उनके जो हमने जो यूजेस डिफाइन किए हुए थे वो सिर्फ ये था कि वो अपने बाहर एग्जीबिशन कर सकते हैं, अपनी और कोई मार्केटिंग रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे फंड्स उनके स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में अवेलेबल थे, जो कि यूज़ वो नहीं कर रहे थे। तो अभी रिसेंटली हमने उनको ये अलाउ कर दिया कि आप जो है ये इस स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जो फंड्स अवेलेबल हैं तो इसको आप जो है वो अपनी इंपोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिजनेसमैन जो है उसको अदरवाइज जो अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो अपने फंड्स यूज़ करते हुए
वो अपनी इंपोर्ट्स कर सकता है, उसमें रॉ मटेरियल भी कर सकता है, कोई पार्ट्स उसने लेके आने वो लेके आ सकते हैं, तो वो हमने रिसेंटली उनको अलाउ किया। फिर जो दूसरा आईटी एक्सपोर्टर्स की आपने बात की है, तो आईटी एक्सपोर्टर्स के साथ भी हमने जो फ्रीलांसर्स हैं, दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं, जो उनकी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ हमने काफ़ी मीटिंग्स की है रिसेंटली जो है, और उन मीटिंग्स के नतीजे में हमने उनको एक अंडरस्टैंडिंग दी कि हम आपके जो कुछ जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल हमने जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस बैंक्स को इशू की हैं, जिसमें हमने जो एक तो बैंक्स को ये कहा कि जो 35% हमने उनको अलाउ किया हुआ था स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो पहले ये होता था कि जो आईटी एक्सपोर्टर है वो बैंक को बताते थे कि मुझे इसमें से कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो वो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन जब भी उनकी कोई एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आती थी, तो अगर वो एक्सपोर्टर बताते थे तो उसका 35% जो ट्रांसफ़र होता था, और उसमें भी काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो ये एक जेन्युइन उनका कंसर्न था। हमने इसको एड्रेस करने के लिए बैंक्स को जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप अपने अब बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी है, लाजमी तौर पे बैंक को जब भी। जी बिल्कुल, कराची में गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। उनका कहना था कि पॉलिसी रेट में 1% इजाफा किया जा रहा है। पॉलिसी रेट 16 से 17% हो गया है। हम अपने टारगेट के मुताबिक चल रहे हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया।